कैसे हैं मेरे दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं डेंडेडन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 3 की। इसके पहले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इविल आई ने जीजी की बॉडी पर कब्जा कर लिया है और वो मोमो पर हमला कर देता है। अब ओकरुन बीच में आ जाता है एंड अब वो काफी ज्यादा सीरियस है। पर सवाल यह है कि क्या ओकरुन इविल आई के पावर के सामने टिक पाएगा या फिर से मोमो को उसे बचाना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं आगे क्या होता है। अब यहाँ ओकरुन इविल आई के हमले को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, पर इविल आई की पावर उस पर भारी पड़ रही होती है। तो वो डिसाइड करता है कि वहां से भागना चाहिए। तो वह मोमो को लेकर वहां से चला जाता है, पर इविल आई उसके ऊपर अपनी बॉल से हमला करना स्टार्ट कर देता है। अब ओकरुन इविल आई के हमले से बचने की कोशिश कर रहा होता है और मोमो भी इसमें उसकी मदद कर रही होती है, पर इविल आई अभी भी उन पर भारी पड़ रहा होता है, जिस वजह से भागने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। तब वह ऊपर जाकर नोटिस करते हैं कि डेथ वॉर्म वहां पर कुछ गैस रिलीज कर रहा था, जिसके बारे में मोमो पूछने लगती है। ओकरुन बताता है कि डेथ वॉर्म अपने एनिमी को इलेक्ट्रिक शॉक और पॉइजन स्प्रे करके कमजोर करते हैं ताकि ये अपने एनिमी को मार सके, और इसी कारण से हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मोमो बोलती है कि वो सब तो ठीक है, पर आखिरकार हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि एग्जिट तो बहुत ही ज्यादा ऊपर है और हम तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। और क्या इस डेथ वॉर्म की कोई वीकनेस भी है। ओकरुन बताता है कि मैंने मैगजीन में पढ़ा था कि यह डेथ वॉर्म बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह होते हैं, जिस वजह से ये सनलाइट को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमें इसे सूरज की रोशनी में ले जाना होगा। मोमो कहती है कि आखिर हम ऐसा करेंगे कैसे, और ऊपर से हम जीजी को यहाँ पर छोड़ भी नहीं सकते। ओकरुन कहता है मैं तुम्हें अकेले यहाँ से निकलने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन मोमो मना कर देती है और कहती है मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाने वाली हूँ। ओकरुन कहता है कि हमारे पास इस चीज पर बहस करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है, और वैसे भी अगर तुम एक बार ऊपर पहुंच जाओगी तो तुम किसी न किसी तरीके से तो हमको ऊपर खींच ही लोगी। मोमो कहती है वो तो ठीक है, पर तुम आखिरकार जीजी को कैसे बचाओगे, क्योंकि वो तो हमारी कोई बात सुन ही नहीं रहा है। ओकरुन कहता है मोमो मुझ पर विश्वास करो, मैं हर हालत में जीजी को लेकर आऊंगा, तो इसलिए प्लीज यहाँ से बाहर निकल जाओ। तब मोमो इसके लिए मान जाती है। अब ओकरुन वापस से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मोमो को एक सोफे पर बिठा लेता है ताकि वो अपनी पूरी पावर से किक कर सके और उसे घर के बाहर निकाल सके। लेकिन मोमो इस चीज से डरने लग जाती है और इस चीज से मना करती है, लेकिन ओकरुन उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे ऊपर की तरफ फेंक देता है। तब मोमो अपनी साइकिक पावर से अपने आप को ऊपर की तरफ धक्का देती है, पर वह फिर भी उस गड्ढे तक नहीं पहुंच पाती, जिस वजह से वह वापस नीचे गिरने लग जाती है और वह फिर से अपनी साइकिक पावर यूज करके उस गड्ढे से बाहर निकल जाती है। और यहाँ इविल आई ओकरुन को ढूंढ लेता है और ओकरुन उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब यहाँ मोमो सभी को उस गड्ढे से बाहर निकालने के लिए रस्सी का इंतजाम करने लग जाती है, पर वहाँ उसे कुछ भी नहीं मिलता, जिस वजह से वह पर्दों को ही फाड़कर एक रस्सी बनाने लग जाती है। और वह जैसे ही उस गड्ढे में उस पर्दों से बनी रस्सी को फेंकती है, उसे एहसास होता है कि यह रस्सी उसके काम नहीं आने वाली, जिस वजह से वो डेथ वॉर्म को हराने के बारे में सोचने लग जाती है। तभी उसे जीजी के साथ की हुई एक बात याद आती है, जिस वजह से वह पूरे घर में आग लगा देती है और फायर ट्रक को जोर जोर से चिल्लाकर बुलाने लग जाती है। अब यहाँ पर इविल आई ओकरुन के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है, पर वो मैच एक तरफा होता है क्योंकि हमारा ओकरुन तो सिर्फ डॉज करने में लगा होता है और बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचा रहा होता है। तभी इविल आई उस फुटबॉल के मैच को हैंड कॉम्बैट में कन्वर्ट कर देता है, जहाँ पर वो ओकरुन को बहुत बुरी तरीके से धोना स्टार्ट कर देता है और अपने फुटबॉल और पंचेस का कॉम्बो बना के वह ओकरुन को बुरी तरह पीट देता है, पर ओकरुन फिर भी अपने आप को किसी तरह से बचाने में कामयाब हो जाता है। इविल आई कहता है कि चूहे की तरह इधर उधर भागना बंद करो, मुझे इन सब चीजों से इरिटेशन हो रहा है, पर मुझे यही तो चाहिए क्योंकि मैं अपने गेम को सीरियसली खेलना चाहता हूँ और अपनी बॉडी की सारी पावर का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तभी वह नोटिस करता है कि उसकी नाक से खून आ रहा है और वो ये देखता है कि डेथ वॉर्म के पॉइजन के कारण ही उसकी हालत ऐसी हो रही है। अब इस वजह से इविल आई इस लड़ाई को वहीं खत्म करना चाहता है और अपनी फुटबॉल की मदद से ओकरुन को एक स्पेस में कैद कर लेता है। अब यहाँ पर ओकरुन को उन लोगों की चीखें सुनाई देती हैं जिन लोगों को कीतो फैमिली ने बलि के तौर पर मार दिया था, और ओकरुन लाख कोशिश करने के बावजूद भी इस बैरियर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। तभी इविल आई भी उस स्पेस में आ जाता है और ओकरुन के साथ क्लोज कॉम्बैट स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर वह ओकरुन को बहुत बुरी तरीके से मारता है। इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है उसे, और वो कहता है कि तुम्हारे बाद उस लड़की की बारी है और उसे मैं बहुत बुरी तरीके से मारूंगा और उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करूंगा। लेकिन तभी ओकरुन इविल आई का मुंह पकड़ लेता है और कहता है कि तुम बहुत बकवास करते हो और कुछ चीजें हैं जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी, और वही 3 चीजें तुमने कर भी दी है।
उसमें पहली चीज ये है कि मोमो को तुमने चोट पहुंचाई और जीजी कभी भी मोमो को चोट नहीं पहुंचाएगा। और दूसरा ये कि तुमने मेरे दोस्त की बॉडी पर कब्जा कर लिया और अपनी मनमानी कर रहे हो, तो इसलिए अब मेरे दोस्त को वापस कर दो। तभी इविल आई ओकरुन पर हमला कर देता है, पर ओकरुन उसके हमले से बच जाता है और नीचे झुककर फुल स्पीड में उस पर एक जोरदार मुक्का मारता है। अब ओकरुन अपनी पूरी ताकत से फुल थ्रोटल करने के बारे में सोचने लग जाता है और इविल आई के ऊपर जोरदार मुक्के बरसाना स्टार्ट कर देता है। इस कारण से इविल आई काफी बुरी तरीके से इंजर्ड होने लग जाता है। तभी ओकरुन इविल आई को 20-20 मुक्कों के पंच साइड मारना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से इविल आई की वो स्पेस टूट जाती है और वो बाहर जाकर बेहोश हो जाता है। और ओकरुन वह तीसरी चीज भी बताता है जो उसे नहीं करनी चाहिए थी, और वो थी उसे गुस्सा दिलाना। तब यह कहते ही ओकरुन भी बेहोश होने लग जाता है और थोड़ी देर बाद जैसे तैसे उसे होश आ जाता है और वो डिसाइड करता है कि उसे जल्द से जल्द ऊपर जाना होगा ताकि जब मोमो उनकी मदद करने के लिए आए तब वो आसानी से बाहर जा सके। तभी ओकरुन जीजी को भी ऊपर ले जाने की कोशिश करने लग जाता है और तभी उसे नीचे से टर्बो ग्रैनी की आवाज सुनाई देती है। हम देखते हैं कि टर्बो ग्रैनी अभी भी डेथ वॉर्म की लिक्विड में फंसी हुई होती है, जिस वजह से वह बाहर नहीं निकल पा रही थी और उसे लगता है कि शायद वो जिंदगी भर के लिए यही फंस कर रह जाएगी। पर तभी वहां पर ओकरुन आ जाता है, जिस वजह से वह खुशी के मारे रोने लग जाती है। तभी ओकरुन डेथ वॉर्म के फ्लूइड से बचने के लिए लकड़ी के फट्टों का एक ब्रिज बनाने लग जाता है ताकि वो फ्लूइड में ना गिरे और टर्बो ग्रैनी को जोर से खींचने लगता है। पर जैसे ही टर्बो ग्रैनी उस फ्लूइड से आजाद होती है, वैसे ही टर्बो ग्रैनी के साथ ओकरुन भी उस फ्लूइड में गिर जाता है और वह कहती है कि तुम बहुत बड़े यूजलेस हो, आखिरकार बेवकूफ इंसान, तुम मेरी पावर का यूज क्यों नहीं करते। जिससे ओकरुन कहता है कि मैं पहले ही 2 बार तुम्हारी पावर का इस्तेमाल कर चुका हूँ, जिस वजह से मैं दोबारा ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। तो इसका मतलब यह है कि हम यही मरने वाले हैं, तो चलो अब सबको गुड बाय कर दो। और ये दोनों चिल्लाने लग जाते हैं कि मोमो प्लीज हमें बचा लो। अब यहाँ पर घर की फायर को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड आ चुकी होती है और यहाँ पर फायर फाइटर्स आग को बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। तब यहाँ पर पुलिस वाले मोमो से पूछने लगते हैं कि यह आग क्या तुमने लगाई है, जिस पर मोमो कहती है कि हाँ यह आग मैंने ही लगाई है। और वह उन पुलिस वालों को कीतो फैमिली के बारे में भी बताने लग जाती है, पर यह पुलिस वाले उसकी कोई बात नहीं सुनते और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहते हैं। पर मोमो के पास ज्यादा टाइम नहीं था क्योंकि सूरज थोड़ी ही देर में डूबने वाला होता है, जिस वजह से वह फायर फाइटर्स को खूब सारा पानी जमीन पर ही डालने के लिए बोलती है, पर कोई भी उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तभी वहां पर अचानक से एक अर्थक्वेक आ जाता है, जिस वजह से सभी लोग डरने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि अचानक से वह डेथ वॉर्म घर को तोड़ते हुए बाहर आ जाता है, जिससे कि सभी लोग डर के वहां से भागने लग जाते हैं। और तभी सनलाइट की वजह से उस डेथ वॉर्म को प्रॉब्लम होने लग जाती है और फिर हमें मोमो के वहां पर आग लगाने का कारण बताया जाता है, जहां पर हमें मोमो और जीजी के बचपन का एक सीन दिखाया जाता है, जहां पर जीजी मोमो से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार अर्थ वॉर्म जमीन से बाहर क्यों आ जाते हैं। मोमो कहती है कि नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अब ये बताता है कि अर्थ वॉर्म अपनी स्किन के जरिए सांस लेती है और इसीलिए जब बारिश होती है तब मिट्टी पानी को सोख लेती है, जिस वजह से अर्थवॉर्म अंदर सांस नहीं ले पाते और वो बाहर आ जाते हैं। पर वो इतनी गर्मी में जिंदा नहीं रह पाते, जिस वजह से वो मर जाते हैं और इस वजह से ही इसे अर्थवॉर्म सुसाइड कहा जाता है। अब यहाँ पर फायर ब्रिगेड की वजह से उस केव के अंदर पानी चला गया होता है जिसमें डेथ वॉर्म रह रहा था और जैसे ही वहाँ पर सफोकेशन होता है वैसे ही वह बाहर आ जाता है। पर डेथ वॉर्म अपने आप को सूरज की रोशनी से बचाने के लिए घर के पीछे छुप जाता है, जिस कारण मोमो फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी को ही उठाकर उस घर को तोड़ देती है और वो डेथ वॉर्म धीरे धीरे जलना स्टार्ट कर देता है और आखिर में नीचे गिर जाता है। तब मोमो उसके पास जाकर देखती है कि कहीं वह जिंदा तो नहीं है, पर जैसे ही वो डेथ वॉर्म को थोड़ा हिलाती है वैसे ही मोमो डर जाती है। तब वो डेथ वॉर्म उल्टी कर देता है और सारी की सारी कीतो फैमिली उसके अंदर से बाहर आ जाती है। मोमो कहती है कि तुम लोग अभी भी जिंदा हो, यह तो काफी कमाल की बात है। तभी कीतो फैमिली की हेड कहती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह इतनी बड़ी गुस्ताखी करने की, तुमने आखिरकार सरपेंट गॉड के साथ ऐसा क्यों किया। तब मोमो कहती है कि तुम अभी भी इस केचुए की ही साइड ले रही हो, उसने तो तुम्हें खा लिया था ना, और मुझे माफ करना, अभी मेरे पास तुम्हारे साथ ये बहस करके टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे ओकरुन और बाकी सबको बचाना भी है। तभी वहां पर एक अचानक से अर्थक्वेक आने लग जाता है। ये कहती है कि अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम ही होगी, क्योंकि यह सब कुछ तुमने ही किया है। तभी मोमो को कुछ समझ नहीं आता और हम देखते हैं कि वहां पर एक वोल्केनो फट जाता है, जिसे देखकर मोमो भी शॉक हो जाती है और इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि डेथ वॉर्म के मरने के बाद भी यह वोल्केनो कैसे फटा, कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर तो बनता है, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप मेरे चैनल पर दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं, मैं आपसे वहीं मिलूंगा। सो दैट्स माय टाइम गाइस, बाय।